हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो है मेंडलीव क्लासिफिकेशन। अभी तक आपने इससे पहले पढ़ा था डोबेरेनर्स ट्राइड्स पढ़ा था, उसके बाद आपने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल पढ़ा था, उसके बाद कुछ और आए। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसने मेहनत की वो थे मेंडलीव। ध्यान रखना, मेंडलीव और मेंडल में बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं। एग्जाम में पूछता है मेंडलीव क्लासिफिकेशन तो मेंडल्स के लॉ लिख के आते हैं। मेंडल्स बायोलॉजी में है, जिसने जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स वाले जो आपका चैप्टर है उसमें उसने अपने लॉज दिए थे, वो मेंडल है और ये मेंडलीव है। तो यहाँ पर सबसे मेन ध्यान देना आपने, आपको पूछा क्या गया हुआ है। तो मेंडलीव क्लासिफिकेशन, आप कौन थे पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। ये एक रशियन केमिस्ट थे। फुल नेम दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ठीक है, ये नाम आपने, कॉमन नेम है इवानोविच, वर्ड बहुत जगह यूज होता है रशियन जो उनके नेम में। और इनको हम बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। यही दिमित्री मेंडलीव को ही हम बोलते हैं ही वॉज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, बिकॉज इन्होंने सबसे पहले जितने भी एलिमेंट उनके टाइम पे नोन थे उन सबको इन्होंने एक टेबल में अरेंज किया था प्रॉपर तरीके से। उससे पहले बहुत सक्सेसफुल नहीं रहा था। जैसे कि डोबेरेनर ने क्या किया था, ट्राइड्स बनाए थे, न्यूलैंड ने खाली अपना ऑक्टेव रूल बना दिया था। तो इन्होंने अब जितने भी एलिमेंट नोन थे उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे जब इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था या अपनी टेबल बनाई थी। उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। इन 63 एलिमेंट्स को इन्होंने अपने एक टेबल में रखा। ठीक हो गई बात। थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं कि इनके बारे में बताते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे, क्योंकि जो इनकी जो फैमिली थी, इनकी फैमिली में ये लोग 17 ब्रदर सिस्टर थे। कम कम नहीं, 17 ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा इनकी हिस्ट्री है। और इनके जो फादर थे वो बहुत बचपन में उनकी डेथ हो गई थी। तो इनकी जो मदर थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बताई जाती है, बहुत इंटेलिजेंट थी। उन्होंने ही इन सारे के सारे अपने बच्चों का प्रॉपर केयर की थी। और उन्होंने अपनी एक फैक्ट्री बनाई थी, ग्लास फैक्ट्री। उनकी मदर ने इतने साइंटिफिक थी तो उन्होंने अपने आप ही एक ग्लास फैक्ट्री बना दी। और उस ग्लास फैक्ट्री में उन्होंने बहुत अपना बच्चों को देख रेख के लिए उन्होंने उसमें काम किया। तो हम कह सकते हैं कि इनका मदर का इन पे बहुत बड़ा हाथ था इनके पूरे सक्सेस के पीछे। ठीक है, तो 17 ब्रदर सिस्टर में से इवानोविच भी थे, एक दिमित्री इवानोविच, जो बाद में बड़े फेमस हुए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले तो 1869 के आसपास अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और 1871-72 के आसपास इनका एक टेबल पब्लिश हुआ, इनकी एक पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई। ये 1972 में इनकी एक टेबल पब्लिश हुई, पीरियोडिक टेबल। तो इस वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो ये तो इनकी हिस्ट्री थी कि मेंडलीव ने क्लासिफिकेशन जो किया था, इनको हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। जिस टाइम पे इन्होंने अपने क्या किए थे, अपने टेबल बनाया था, उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स नोन थे। और इन्होंने एक अपना लॉ दिया, उसको बोला गया मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और 1872 में इनकी एक टेबल पब्लिश हुई। और उसी टेबल के बारे में हमने आज थोड़ा सा डिस्कस करना है कि इनके मेरे टेबल क्या थी और क्लासिफिकेशन का इनका बेसिस क्या था। तो आओ अब उस पे चलते हैं, उन्होंने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया अपने एलिमेंट्स का। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ये चीज़ बहुत कम लोग जानते हैं इन चीज़ों को कि फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, इनका फुल नेम ये था, या रशियन केमिस्ट है। तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए इनके बारे में, क्योंकि बड़े ग्रेट साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो अब इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे आते हैं कि उन्होंने किस बेस पे इसको क्लासीफाई किए इतने सारे एलिमेंट्स को। तो सबसे पहले मेंडलीव ने क्या किया, इन्होंने कुछ पोस्ट कार्ड लिए। ठीक है, उन्होंने पोस्ट कार्ड लिए। इन पोस्ट कार्ड में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को लिखा, सारी की सारी। बहुत स्टडी किया उन्होंने इसके बारे में, बहुत साल लगे इनको। ये नहीं कि तुरंत एकदम बस पोस्ट कार्ड लिए और लिखा काम चल गया, ऐसा नहीं। पहले तो उन्होंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी देखी सबकी, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सब के सब क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये आप सब जानते हैं, इनको फिजिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी ये आपस में या किसी दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं प्रोडक्ट, वो सी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। यानी हम सिंपल प्रोडक्ट बोले, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, और फिजिकल प्रॉपर्टीज में उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, स्टेट, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उन्होंने सबकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज लिखी।
ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मान लो उन्होंने बहुत सारे पोस्ट कार्ड लिए, इन हर पोस्ट कार्ड में उन्होंने एलिमेंट लिखे और उनकी प्रॉपर्टीज को लिखा। उसके बाद उन्होंने जो सिमिलर सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट थे उनको एक साथ पिन किया। मान लो कि 3-4 पोस्ट कार्ड ऐसे मिले उनको कि उनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी उन सारे एलिमेंट की, उनको एक साथ उन्होंने पंच कर दिया। फिर ऐसे दूसरा किया, ऐसे तीसरा किया, ऐसा ही चौथा किया, ऐसा ही पांचवा किया। तो पहला तो उन्होंने ये रूल अपनाया, ठीक हो गया। बात समझ में आई क्या? कि उन्होंने पोस्ट कार्ड लिए, पोस्ट कार्ड में सारे एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिखी और उनको ऐसे ही पिंच किया, पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने एक चीज और की, उन्होंने क्या किया कि जो जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स चेक की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी उन्होंने चेक की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और ये ध्यान दिया, अब देखते हो कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मैक्सिमम एलिमेंट्स रिएक्शन कर लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि जो इस वाले एरिया पे जितने पोस्ट कार्ड मैंने पेस्ट किए उनके जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के साथ क्या बनाते हैं, जो इस वाले बंच में जितने भी एलिमेंट्स हैं एक के ऊपर एक लिखे हुए हैं, जो वो वाले एलिमेंट H और O के साथ क्या बनाते हैं, ये वाले एलिमेंट H और O के साथ क्या बनाते हैं, ये वाले एलिमेंट H और O के साथ क्या बनाते हैं, उन्होंने ये किया। और एक चीज़ और ध्यान रखी उन्होंने कि ये सब के सब जितने भी इस बंच के अंदर एलिमेंट्स हैं उनको सेम टाइप के एलिमेंट्स कंपाउंड बनाने चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेकर। फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ मैं अभी आपके लिए, जो इनका टेबल है उसमें कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देन सो ऑन, ठीक है। इनका इस वाले मान लो सबके सब एलिमेंट्स, पोस्ट कार्ड एक में लिथियम था, यहाँ पिंच किया, फिर सोडियम यहीं पे पिंच हो गया, पोटेशियम यहीं पे पिंच हो गया, बिकॉज इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, सिमिलर थी। अब देखो चेक करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के साथ। व्हेन लिथियम कंबाइन विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म लिथियम हाइड्राइड एंड द फॉर्मूला इज LiH बिकॉज वैलेंसी ऑफ लिथियम 1 हाइड्रोजन 1। आप जानते हो ना लिथियम की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होती है, 1। तो लिथियम और हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या बनेगा, LiH। बिल्कुल। सोडियम हाइड्रोजन क्या बनाएगा, डेफिनेटली ऐसा ही बनाएगा, NaH। पोटेशियम हाइड्रोजन क्या बनाएगा, KH। तो देखो LiH, NaH, KH सब के सब सेम टाइप के हाइड्राइड्स बना रहे हैं। हाइड्राइड्स क्या बोलते हैं इनको, हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, ठीक हो गया। इनको चेक करते हैं, देखो when lithium combine with oxygen it will form Li2O। क्यों, because the valency of lithium is 1 जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, and the valency of oxygen is कितनी, 2। तो ये रहा लिथियम वैलेंसी 1, ऑक्सीजन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा, Li2O। लिथियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Li2O। सोडियम ऑक्साइड क्या बनाओगे आप, Na2। पोटेशियम ऑक्साइड क्या बनाओगे आप, K2O। तो देखो ध्यान से क्या मिल रहा है, उन्होंने कितनी अच्छी चीज की, उन्होंने इस वाले बंच में जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी रिएक्टिविटी चेक की H और O के साथ। और ये भी ध्यान दिया कि जितने भी एलिमेंट्स इस बंच में हैं वो सेम टाइप के ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स बनाने चाहिए। तो देखो ये कैसा हाइड्राइड बनाता है, LiH, NaH, KH। इसको हम लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड बोलते हैं। इसको हम लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड या पोटेशियम ऑक्साइड बोल सकते हैं। देखो Li2O, 2O एंड 2O। तो इस बेस पे उन्होंने क्या दे दिया, दे ऑल आर इनको मान लो एलिमेंट, इनको उसने आर नाम दे दिया, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस ग्रुप को उसने आर बोला। तो जब ये आर कंबाइन विथ हाइड्रोजन तो ये RH टाइप का हाइड्राइड बना रहा है, देखो LiH, NaH, KH। व्हेन दिस आर कंबाइन विथ O it is forming RO type of R2O not RO। देखो 2 R मतलब एलिमेंट, एलिमेंट कौन सा एलिमेंट, एलिमेंट ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप के एलिमेंट को R से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, ठीक है। तो मान लो इस सब के सब ग्रुप के एलिमेंट को हम R से बोलते कॉमनली। तो व्हेन दिस R कंबाइन विथ H टू फॉर्म RH, देखो LiH, NaH, KH सब के सब इस टाइप का बना रहा है। When this element are combined with O, they are forming R2O type of oxide, Li2O, Na2O, K2O। तो इसका ये भी इनका एक बेसिस था। तो दो चीज हो गई इनकी, क्या किया सबसे पहले इन्होंने, सबसे पहले पोस्ट कार्ड लिए, उन पोस्ट कार्ड में जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पे नोन थे उनको जितने भी प्रॉपर्टीज उन्होंने बहुत डिस्कवर की, इनमें उसमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी पोस्ट कार्ड पे,
सारे एलिमेंट्स की। फिर क्या किया उन्होंने, जो सिमिलर एलिमेंट वाले पोस्ट कार्ड थे उनको एक साथ पंच कर दिया, इसमें एक साथ, इसमें एक साथ, इसमें एक साथ, इसमें एक साथ, इसमें एक साथ। अब अज्यूम करो कि जो उनका पहला वाला था ये, उसमें ये एलिमेंट आए, लिथियम सोडियम पोटेशियम। अब आप जानते हो लिथियम सोडियम पोटेशियम की प्रॉपर्टी सेम होती है। अगर आज की टेबल में देखो आप, ये सब के सब फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब के सब पहले ग्रुप में आते हैं, आते नहीं आते। तो इसका मतलब उनका तरीका एकदम सही था। उन्होंने एक चीज़ और चेक की, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्टिविटी चेक की। और ये भी ध्यान रखा कि इस वाले जितने भी एलिमेंट्स इस बंच के अंदर, वो सेम टाइप के हाइड्राइड और सेम टाइप के ऑक्साइड्स बनाने चाहिए। जो इस वाले ग्रुप के होंगे एलिमेंट्स, वो भी सेम टाइप के हाइड्राइड्स और सेम टाइप के ऑक्साइड्स बना लेते हैं। चलो अब इस ग्रुप को ले लेते हैं उठा के। इस ग्रुप में कौन कौन से उनके इस बंच में कौन कौन से उनके एलिमेंट आए, अगर मैं देखना चाहूँ तो वो भी चेक कर लेते हैं एक बार, कौन कौन से एलिमेंट्स आए, किस टाइप के हाइड्राइड और ऑक्साइड बना सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि हम टेबल भी पढ़ेंगे इसकी, अभी फिलहाल तो उनका बेसिस पढ़ रहे हैं। अभी इस वाले ग्रुप में आते हैं उनके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, इस बंच में सब एक साथ आ गए ऑटोमेटिक। जब उन्होंने प्रॉपर्टीज लिखी बेरियम की, मैग्नीशियम की, कैल्शियम की, उनको सिमिलर मिली, उन्होंने एक साथ पंच कर दिया। अब क्या चेक करना है मुझे, इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। व्हेन बेरिलियम रिएक्ट विद हाइड्रोजन इट विल फॉर्म BeH2। वैलेंसी ऑफ बेरिलियम होती है 2, हाइड्रोजन होती है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो BeH2। मैग्नीशियम वैलेंसी 2, H की वैलेंसी 1, तो क्या बनेगा MgH2 CaH2। तो सब H2 टाइप के हाइड्राइड्स बना रहे हैं। तो क्या लिख दिया उन्होंने शॉर्ट में इनको मिला के, RH2। R मीन्स एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। अब ऑक्साइड लेके चलते हैं। बेरिलियम की वैलेंसी कितनी होती है 2, O की वैलेंसी कितनी होती है 2, सेम वैलेंसी कैंसिल आउट, BeO। बेरिलियम की वैलेंसी क्या होती है 2, O की वैलेंसी क्या होती है 2, सेम वैलेंसी कैंसिल आउट तो BeO, सेम MgO। कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो कैसे बना रहे हैं ये, RO टाइप ऑफ कंपाउंड, सब के सब देखो, ये देखो ध्यान से। तो इस बेस पे उन्होंने अपना एक टेबल क्रिएट किया बड़ा ही अच्छी तरीके से। मतलब इतने सारे उन्होंने इसके सब अपने दिमाग लगाए इसमें, ऐसा नहीं कि उठा के कुछ बना दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास कर दिया या कुछ कर दिया। एक चीज़ और मिली उनको कि जब इन्होंने इनको इसके बेस से अपना टेबल बनाया तो उनको ऑटोमेटिक ही इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास भी मिल गया। जैसे अभी तक हुआ था कि न्यूलैंड ने भी अपना इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखा था, तो इनका भी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास ही है, लेकिन साथ में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड टुवर्ड्स ऑक्सीजन भी है। उन्होंने इस पूरे के पूरे ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर उन्होंने पिंच किए हुए थे, उन सब की रिएक्टिविटी तो चेक की H के साथ और O के साथ, तो वो सेम टाइप के कंपाउंड्स बना रहे थे। तो इसके बेस पर उन्होंने बोला कि इन सब की प्रॉपर्टी सेम है, इसमें जितने भी पोस्ट कार्ड लगे हुए उन सब की प्रॉपर्टी सेम थी, इनमें जितनी प्रॉपर्टीज सेम थी, यहाँ भी जितने पोस्ट कार्ड लगे सबकी प्रॉपर्टीज सेम थी। तो ये इनका शुरुआत में बेसिस था क्लासिफिकेशन का। उन्होंने बहुत मेहनत की, ऐसे ही नहीं, उन्होंने जहाँ पर ये पढ़ते थे, जहाँ पर अपने वर्क करते, उन्होंने पूरे का पूरा वॉल पे उन्होंने यही वर्क किया होगा डेफिनेटली। अगर आप सोचो कि उन्होंने इतने सारे एलिमेंट को पहले पिंच किया होगा, फिर उन्होंने देखा होगा इसकी प्रॉपर्टी ऐसी, इसकी प्रॉपर्टी वैसी, उसकी प्रॉपर्टी वैसी, फिर उसके बाद उनकी प्रॉपर्टी लिखने के बाद उनको पंच किया होगा, इकट्ठा किया होगा कार्ड्स को कि ये चार की प्रॉपर्टी सेम है तो उनको मैं एक साथ रखता हूँ, इन चार की प्रॉपर्टी सेम है तो उनको मैं एक साथ रखता हूँ। तो उतना करने के बाद उन्होंने एक चीज़ और चेक की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिविटी से। क्यों? बिकॉज मोस्ट ऑफ द एलिमेंट कैन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एंड एज वेल एज ऑक्सीजन। मैक्सिमम एलिमेंट कर लेते हैं रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। तो ये था इनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब थोड़ा आगे देखते हैं, इसको मैं रफ करता हूँ। अब क्या किया उन्होंने उसके बाद, तो अब इतना सब करने के बाद मेंडलीव ने क्या देखा, ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन he conclude that when the elements are arranged in the order of increasing atomic masses, क्या किया उसने, जब एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखते हैं, then the element with similar properties recurs at the regular interval। तो कुछ देर के बाद सिमिलर प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिथियम लिया उन्होंने, एटॉमिक इसका मास का इसका सबसे कम, फिर बेरिलियम आया, फिर बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, कुछ देर के बाद कौन आएगा, सोडियम। तो आप जानते हो लिथियम सोडियम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर हैं।
तो उसने क्या किया, जब एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पे रखते हैं तो आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कुछ देर के बाद एलिमेंट रिपीट होता है। वैसे अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट और आया और आया और आया, देन कौन आता है, पोटेशियम। तो कुछ कुछ देर के बाद एलिमेंट्स रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेरिलियम के नीचे कौन आया, मैग्नीशियम। कुछ देर के बाद बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम के बाद कौन आ रहा, मैग्नीशियम। यानी कुछ देर के बाद एक एलिमेंट ऐसा आया जिसकी प्रॉपर्टी बेरिलियम के साथ मैच कर रही थी। तो वही बोला उसने कि द एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिकर्स एट रेगुलर इंटरवल। कुछ कुछ देर के बाद, रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट बार बार रिपीट होते हैं। और इसी बेस पे उन्होंने अपना एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। यही लॉ है जो हमने लिखा है, ये लॉ है जो हमने लिखा हुआ है, लेकिन जो उसका वर्ड्स हैं थोड़े से घुमा दिए गए। वो वर्ड्स क्या है देखते हैं, चलो एक बार उसको। व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। तो उसने अपना लॉ दिया, उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक लॉ इसको बोला गया कि क्या था लॉ, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ दियर एटॉमिक मासेस। जो मैंने ऊपर लिखा है वही है, यानी क्या बोला, आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिकर्स एट रेगुलर इंटरवल। कुछ देर के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है, रिपीट होती है। कब, जब एलिमेंट को हम क्या रखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास रखते हैं। ये वही तो नीचे लिख बोला, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों प्रॉपर्टीज की बात की उसने। फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, उनकी फिजिकल स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट, एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज यानी रिएक्शन को क्या बनाते हैं वो, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब क्या है कि पीरियोडिक फंक्शन मतलब क्या होता है, कुछ देर के बाद रिपीट होना। जैसे स्कूल में पीरियड्स होते हैं ना, 35 मिनट के बाद फिर नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होता है, फिर 35 के बाद अगला स्टार्ट होता है, इसको हम पीरियड्स बोलते हैं, रिपीट होना किस चीज़ का। तो पीरियोडिक फंक्शन किसका है, एटॉमिक मास का। मतलब अगर हम एलिमेंट को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास पर रखते हैं तो कुछ देर, इसका मतलब यही है, इसका मतलब ऊपर लिख दिया है मैंने, इसी का मतलब ऊपर लिखा हुआ है। द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट इज रिटन, पहले ही लिख दिया है, देखो मैंने ऊपर कि द ऑन द बेसिस ऑफ, क्या किया उसने कि व्हेन, यहाँ से देखो, when elements are arranged in the order of increasing atomic masses the element with similar properties recurs at regular interval। यही मतलब है इस स्टेटमेंट का। पीरियोडिक फंक्शन मतलब रिपीट होना, एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार उसको रिपीट होना चीज़ों को। किसके इंटरवल में, वो भी एटॉमिक मास का इंटरवल आ रहा है। दैट इज द लॉ ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बहुत बार पूछता है एग्जाम में, एकदम याद होना चाहिए आपका कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एटॉमिक मासेस। मतलब ये ऊपर इसकी मीनिंग भी लिख दी है मैंने, यही मतलब है इस लॉ का। समझ में आ गई बात। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था। अब आते हैं मेंडलीव की टेबल के अंदर कि मेंडलीव में टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं और उसने ऐसा क्या बनाया टेबल के अंदर अपने कि उसको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला गया। अभी तक तो हम सिर्फ उसके बारे में उसका वो पढ़ रहे हैं, क्या उसका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन का। चलो एक चीज़ और लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन भी मैंने लिख दिया है इसका कि उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था। पहला बेसिस तो वही है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिख लेना इसको, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और दूसरा ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, वो बंच किया बनाया इसने पोस्ट कार्ड का, सिमिलर एलिमेंट को एक साथ बंच किया। और रिएक्शन रिएक्टेड टुवर्ड्स द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये रिएक्टिविटी कैसे की उसने, कैसे था कि सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं, उसने चेक किया कि उनकी रिएक्शन टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो ये भी पूछता है बहुत बार कि व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेंडलीव। मेंडलीव ने किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया, तो ये बन जाता है पहला कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास लगाया उसने, ये इसका बेस था। दूसरा ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी, जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर है उनको एक ही ग्रुप में आना चाहिए, वो देखा उसने। और उसको देखने के लिए उसने क्या किया, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, कि वो जो भी एक ग्रुप में एक साथ जो बंच में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सेम टाइप के हाइड्राइड्स एंड सेम टाइप के ऑक्साइड्स बनाने चाहिए। तो ये इसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। हालांकि कई कई जगह पे उसने इसको फॉलो नहीं किया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फॉलो नहीं किया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट उसका एक कंट्रीब्यूशन माना जाएगा, वैसे गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अगर वो अपना दिमाग लगा के बस कंटिन्यू रखते जाता है एलिमेंट्स को
तो फिर प्रॉपर्टीज पूरा गड़बड़ जाती है, एक ग्रुप में एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम आ ही नहीं पाती। देखेंगे इसके बाद जो हम देखना है वही पीरियोडिक टेबल देखनी है, उसने क्या ऐसा किया पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो उसको देखेंगे हम इसके बाद, ठीक है। तो इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम आते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल बनाएंगे कि उसने कितने की ग्रुप किसको बोला, पीरियड किसको बोला, उसकी बात करेंगे। तो अब आ जाते हैं मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पे। तो ये मैंने पूरी ड्रॉ की हुई है, आप इसको बुक से भी देख सकते हो, बट मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स इसमें बता देता हूँ। जो आपके वर्टिकल लाइन्स हैं ये वाली 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ऊपर रोमन में लिखा है मैंने, दिस इज फर्स्ट सेकेंड थर्ड, इनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स हैं इसमें? 8, 1 से लेकर 8 तक, ठीक हो गया। अब आते हैं पीरियड्स में, इनको हम पीरियड्स बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं पीरियड्स। 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास 6 क्या हो गए? पीरियड्स। तो वर्टिकल जो लाइन्स हैं आपकी दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, और ये वाला लाइन को हम बोलेंगे दैट आर पीरियड्स। तो इसके टेबल जो उसने बनाई उसमें आपके 1 से लेकर 6 तक क्या है? पीरियड्स हैं, और 1 से लेकर रोमन में लिखा है जो 8 तक ग्रुप्स हो गए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ और दिख रही होगी आपको कि जो ग्रुप्स हैं उनको भी उसने ए और बी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। देखो ए और बी, ये इस साइड बी हो गया, इस साइड ए बी, सबको दो दो कैटेगरी में इसको डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों किया? अगर आप आजकल की टेबल देखोगे तो आपके बीच में एक डब्बा आता है, लेफ्ट साइड राइट साइड, बीच में बॉक्स आता है जिसमें कुछ 10 रोज होती है, 10 रोज होती है बीच में, जिसमें आयरन ये सब एलिमेंट्स होते हैं। वो एलिमेंट्स उसके लिए उसने अलग से जगह नहीं बनाई है। देखो इस टेबल के अंदर उसमें तो अलग से बीच में डब्बा छोटा सा, 2 लाइन फर्स्ट में आजकल की टेबल में, 6 लाइन लास्ट में है, और 10 लाइन्स बीच में है, ऐसे 10 लाइन्स बीच में। उसमें जो एलिमेंट्स हैं उसके लिए उसने इस ग्रुप को डिवाइड कर दिया। जब एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो उसने फर्स्ट ग्रुप को ए और बी में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। वैसे सेकंड को उसने सेकंड ए सेकंड बी में डिवाइड कर दिया, थर्ड को थर्ड ए और थर्ड बी में, एंड देन सो ऑन। ये बात समझ में आ गई कि वर्टिकल लाइंस कॉलम्स को हम बोलेंगे ग्रुप्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम बोलेंगे पीरियड्स। 8 ग्रुप्स दिख रहे हैं आपको, 1 से लेकर 8 तक, और आपको 1 से लेकर 6 तक क्या दिख रही है? देखो ये वाली लाइन दिख रही है, हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रही है। अब फोर्थ में भी उसने क्या किया? कैटेगरी बना रखी है। देखो एक ऊपर साइड एक नीचे साइड, देखो ऊपर और नीचे, ऊपर भी एलिमेंट्स हैं इसके और नीचे नीचे भी इसके एलिमेंट्स हैं। तो फोर्थ पीरियड को उसने 2 सीरीज बनाई, फर्स्ट सीरीज सेकंड सीरीज। ये फर्स्ट सीरीज हो गई, इसकी सेकंड सीरीज हो गई। वैसे फिफ्थ की भी 2 सीरीज हैं, एक फर्स्ट सीरीज दूसरी सेकंड सीरीज। ऐसे ही सिक्स्थ की भी 2 सीरीज है, फर्स्ट सीरीज और सेकंड सीरीज, एलिमेंट को उसने एडजस्ट करने के लिए। ये बात हो गई। दूसरी बात देखो, हमने बात की थी, इससे पहले मैं बात कर चुका था कि उसने क्या किया था, उसने एलिमेंट्स के, इसको ऊपर मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ग्रुप्स और कॉलम्स, ग्रुप किसको बोलते हैं, पीरियड किसको बोलते हैं, वो आप नोट कर लेना। इसको मैं मिटा रहा हूँ जिससे कि आप समझ जाओ किसको ग्रुप बोलते हैं, किसको पीरियड्स बोलते हैं। अब ये RH और RO जो लिखा हुआ है, इसकी बात हमने की थी कि जिस ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, उनको सेम टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे अगर मैं इस ग्रुप के ले लूँ, देखो फर्स्ट ए को ले लूँ, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म H2O, ठीक है, लिथियम विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म Li2O, सोडियम विथ ऑक्सीजन दे फॉर्म Na2O। वैसे ही पोटेशियम Na2K2O, रुबिडियम Rb2O, तो सब 2O टाइप के कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक हो गया। अब इस ग्रुप के एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, देखो when H and H combine they will form H2, इसको हम H and H लिख सकते हैं ऐसे। when lithium combine with hydrogen तो it will form LiH। when sodium react with hydrogen तो they will form NaH, सोडियम हाइड्राइड पढ़ते हैं इसको। when potassium is react with hydrogen it will form KH। तो इन सब को आप एक साथ मिलाकर देखो तो दे ऑल आर मेकिंग RH टाइप ऑफ हाइड्राइड। R मीन्स एलिमेंट्स हैं, तो वही लिखा है मैंने यहाँ पे RH। जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें सबके सब RH टाइप के हाइड्राइड्स बनाएंगे। इन सब को देखो आप ध्यान से देखो, 2O यानी इसको अगर मैं एक साथ लिख दूँ मिला के कंक्लूड करके, तो आप बोलोगे कि दे ऑल आर फॉर्मिंग R2O टाइप ऑफ ऑक्साइड। देखो H2O, Li2O, Na2O, देखो H2O, Li2O, Na2O।
तो इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो R2O टाइप के ऑक्साइड बना रहे हैं, और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो RH टाइप के हाइड्राइड्स बना रहे हैं। सेम इसमें, सेम इसमें, सेम इसमें। देखो देखो, बेरिलियम का ऑक्साइड क्या बनेगा? BeO। Mg का ऑक्साइड क्या बनेगा? कैसे का? MgO। या फिर बेरिलियम का हाइड्राइड क्या बनेगा? BeH2। मैग्नीशियम का MgH2। तो सबके उसने ये रिएक्टिविटी भी लिखी हुई है कि कौन क्या बनाएगा। ये सब के सब R2O टाइप के बनाएंगे, ये सब RO टाइप के ऑक्साइड, ये R2O3 टाइप के ऑक्साइड्स, ये सारे के सारे RO2 टाइप के ऑक्साइड, लाइक कार्बन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2, सिलिकॉन विद ऑक्सीजन SiO2। तो ये मतलब इसका यही है, जो ROH, RH, RO, RO2 जो भी लिखा है टॉप में वो हमको दिखा रहा है कि उस पीरियड के एलिमेंट या उस ग्रुप के एलिमेंट, उस लाइन के एलिमेंट किस टाइप के ऑक्साइड और किस टाइप के हाइड्राइड बना रहे हैं। मतलब वो एलिमेंट व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन तब कैसे ऑक्साइड बनाते हैं, व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोजन तब कैसे हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो ये हमारे पास दो बात हो गई इसके अंदर क्लियर, ठीक है। अब तीसरी बात पे आते हैं, बड़ी स्पेशलिटी है। यहाँ पे देख लीजिए, फोर्थ सीरीज को उसने दो में डिवाइड किया, ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, देन सो ऑन, सबका सब आ गया। इसको देख लेना, आप अपनी बुक पे भी देख सकते हो। अभी मैंने कुछ जगह पे डैश छोड़ा हुआ है, डैश कर दिया, डैश कर दिया, डैश कर दिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, एल्यूमिनियम के बाद जो एलिमेंट आ रहा है, यानी इस पूरे के प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, इन पूरे की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड की प्रॉपर्टी, जिंक, कैडमियम, मरकरी की प्रॉपर्टी सेम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम की प्रॉपर्टी सेम। अगर आप आजकल के टेबल देखोगे, ये सारे के सारे एलिमेंट एक लाइन पे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट एक लाइन पे हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट एक लाइन पे, एक ही ग्रुप में। तो एल्यूमिनियम के बाद का जो एलिमेंट है वहां पर उसने रखा ही नहीं है, एक गैप छोड़ दिया। ये गैप क्यों छोड़ा? उसने प्रेडिक्शन दे दी, उसने सारे एलिमेंट डिस्कवर किए। उसने कहा कि यार यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहा है वो एलिमेंट डिस्कवर तो नहीं हुआ है, लेकिन इन फ्यूचर डिस्कवर होगा। तो उसके लिए उसने गैप छोड़ दिया और उसकी प्रॉपर्टीज बता दी। ऐसे तुक्का नहीं मारा, पोजीशन के बेस पे प्रॉपर्टीज डिसाइड हो जाती हैं कि देखो ये पोजीशन इसके यहाँ एल्यूमिनियम है, तो इसके बाद जो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी इससे के साथ मैच करेंगी। तो उन्होंने एल्यूमिनियम के बेस पे उसकी क्या कर दी, प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब उसका नाम भी रखा उन्होंने। देखो, एल्यूमिनियम के जस्ट एक बाद आ रहा है, तो उसको बोला उसने एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम, इसका मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम के जस्ट एक नीचे वाला, एल्यूमिनियम के जस्ट एक नीचे वाला एलिमेंट है, जिसको उसने क्या बोला, एका एल्यूमिनियम। डिस्कवर नहीं हुआ है, लेकिन उसने बता दिया कि जब बाद में डिस्कवर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी। बात समझ में आ गई? एल्यूमिनियम के जस्ट एक बाद वाला, एल के जस्ट एक, एल की जो लाइन है उस लाइन में एल के जस्ट बाद वाला गैप है, उसने गैप छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद बोल दे कि यहाँ पर एलिमेंट डिस्कवर होगा, उसका मास इतना आएगा, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी होंगी, उस बेस पे उसने यहाँ पे जगह छोड़ दी। और नाम क्या दिया उस टाइम पे? उसको बोला एका एल्यूमिनियम बोल देते हैं इसको। एका मतलब क्या होता है? ये संस्कृत का न्यूमरल है। संस्कृत में एका मतलब होता है 1, एल मतलब एल्यूमिनियम हो गया ये। तो एल्यूमिनियम के जस्ट एक बाद वाला, उसके जस्ट नीचे वाला, इसका मतलब यही हुआ। इसका मतलब एका एल्यूमिनियम का मतलब क्या हुआ? एल के जस्ट एक बाद वाला। और बाद में कुछ टाइम के बाद ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसकी प्रॉपर्टी वैसी ही थी जैसी मेंडेलीव ने एका एल्यूमिनियम की बताई थी। और बाद में उसको क्या बोला गया? गैलियम। क्या नाम बोला गया इसको? गैलियम। ये देखो, तो एक गैप तो बाद में फिल किया गया ये। अब इसको देखो, बोरॉन वाली लाइन में बोरॉन के जस्ट बाद एलिमेंट आ रहा है, बोरॉन के जस्ट बाद, यहाँ पर कोई एलिमेंट नहीं है, बोरॉन के जस्ट बाद एलिमेंट है। तो क्या बोला होगा इसने इसको? डेफिनेटली एका बोरॉन नाम दिया इसको, जगह छोड़ दी और बोला कि इसका नाम क्या रख देता हूँ अभी फिलहाल के लिए मैं, इस एलिमेंट का नाम, इस एलिमेंट का नाम भी बोल देता हूँ एका बोरॉन, मतलब बोरॉन के जस्ट एक बाद वाला। और इसकी प्रॉपर्टी उसने डिटरमाइन कर दी, बता दी कि जैसे बोरॉन की है, उसने दिमापुरा का स्टडी किया, बोला कि बोरॉन की प्रॉपर्टी से मैच करती प्रॉपर्टी होंगी। अगर बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट अगर 100 है तो इसको कुछ बढ़ के हो जाएगा, अगर बोरॉन का फ्रीजिंग पॉइंट कुछ है तो थोड़ा बढ़ के इसका होगा। तो उसने पूरा का पूरा दिमाग लगाया और बताया कि यहाँ पर एक एलिमेंट डिस्कवर होगा इन फ्यूचर, और उसकी प्रॉपर्टी जो भी होंगी उसने बता दी। और उसको नाम क्या दिया? एका बोरॉन। डिस्कवर तो हुआ नहीं है, तो क्या नाम रखूंगा यहाँ पर इस अनडिस्कवर्ड एलिमेंट का? उसने बोल दिया एका बोरॉन, बोरॉन के जस्ट एक बाद वाला। और बाद में ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, इसको क्या बोला गया? स्कैंडियम। यानी बाद में डिस्कवर हुआ ये एलिमेंट, उसको बोला गया स्कैंडियम। ठीक हो गया? तो दो एलिमेंट देखो, दो प्रेडिक्शन दे दी उसने। अब एक गैप और छोड़ा इसने, यहाँ पर देखो, सिलिकॉन के जस्ट एक बाद एलिमेंट उसने लिखा ही नहीं है और वहाँ पर गैप छोड़ा हुआ है।
तो सोचो इसने इसको क्या नाम दिया होगा, एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है, नाम क्या दिया होगा इसको उस टाइम पे उसने, चलो बहुत सिंपल बोलो, एका सिलिकन। क्या नाम दिया होगा, एका सिलिकन। क्या मतलब हुआ एका सिलिकन का, कि सिलिकन के जस्ट एक बाद वाला एलिमेंट जो डिस्कवर नहीं हुआ है उसके लिए उसने गैप छोड़ दिया और प्रिडिक्शन दे दी कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी ये होंगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ये होगा, बॉइलिंग पॉइंट ये होगा, ठीक हो गया। और कुछ सालों के बाद वो ऐसा एलिमेंट डिस्कवर हुआ जैसा उसने प्रिडिक्शन दी थी, और बाद में उसी एलिमेंट को बोला गया जर्मेनियम, जी ई। तो ये बहुत पूछता है, एक एल्यूमिनियम को बाद में बोला गया गैलियम, एक बोरॉन को बाद में बोला गया स्कैंडियम, एक सिलिकन को बाद में बोला गया जर्मेनियम। तो ये इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट बोली जाएगी, इसने गैप छोड़ दी है। सिंपल है, बहुत ईजी था। देखो अब यहां पर कुछ चीजें और है, देखो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा था, हम बात कर चुके हैं। एच का मास 1.008, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेते हैं। देन लिथियम का आता है 6, देन बेरिलियम का 9, बोरॉन का 10, कार्बन का 12.011, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली 12 मान लेते हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो मैंने कुछ यहाँ तक के मास लिए। क्लोरीन का मास 35.45 पे लिखा होगा, बाकी को फिर मैंने छोड़ दिया था। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास है, कंटिन्यू है यहाँ से लेकर इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। और फिर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, एटॉमिक मास की बात की। अब देखो यहाँ देखो, इसमें सबका इंक्रीजिंग ऑर्डर एटॉमिक मास था, कोई दिक्कत नहीं है। आयरन, कोबाल्ट, निकेल, मास ऑफ आयरन 55.85, ठीक है। मास ऑफ कोबाल्ट 58.93, ठीक है। मास ऑफ निकेल 58.71। देखो कोबाल्ट पहले आ रहा है, निकेल बाद में आ रहा है। कोबाल्ट का मास ज़्यादा है 58.93, निकेल का मास 58.71। यहाँ पर ये रूल फॉलो नहीं किया। उसका रीजन ये था कि जब उसने प्रॉपर्टीज देखी तो निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। अगर निकेल को यहाँ रखोगे तो निकेल की प्रॉपर्टी इनके साथ, इरिडियम वगैरह के साथ मैच नहीं करेगी, कोबाल्ट की प्रॉपर्टी मैच करते, तो उसने इनको आगे पीछे कर दिया। तो कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, गलत तो नहीं बोलेंगे, बिकॉज निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम की प्रॉपर्टी मैच करती थी, तो उसने निकेल के साथ निकेल को बाद में रखा, कोबाल्ट को पहले रख दिया। तो यहाँ पर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास फॉलो नहीं होने के बाद भी ये सही है, क्योंकि निकेल की प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। अगर निकेल को वो पहले रखता तो इस लाइन के जितने एलिमेंट है सबकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं आती, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। तो इस वजह से क्या किया गया, उसने थोड़ा सा एटॉमिक मास को आगे पीछे एडजस्ट भी किया। तो ये है इसकी पीरियोडिक टेबल। खासकर उसने 3 एलिमेंट की क्या किया, प्रिडिक्शन दी। एक सिलिकॉन का, दूसरा एक बोरॉन का, और तीसरा एक एल्यूमिनियम का, और जिनको बाद में बोला गया स्कैंडियम, इसको बाद में बोला गया गैलियम, SC स्कैंडियम, और एक सिलिकॉन को बाद में जर्मेनियम बोला गया। यानी 3 एलिमेंट, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। इसमें थोड़े बहुत, यानी तभी इसको बोला गया दैट इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, क्योंकि सबसे पहली एक सक्सेसफुल टेबल इसने बनाई। क्योंकि उस टाइम पर 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उसने लगभग सारे एलिमेंट को यहाँ पर एडजस्ट कर दिया। लेकिन जब बाद में बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए तो फिर उनको इसमें प्लेस करने में बड़ी दिक्कत हुई, और तब जाकर हमको एक नई टेबल बनानी पड़ी। यही रीजन था इसका, खासकर इसका फेल होने का। हालांकि इसकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे कि इस टेबल की अचीवमेंट क्या है, इसमें लिमिटेशन क्या है, यानी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, इसके क्लासिफिकेशन में कहाँ पर लिमिटेशन रह जाती है, उसको पढ़ेंगे हम। लेकिन फिर भी उसने बहुत अच्छा काम किया था टेबल को बनाने में, लगभग उसने सक्सेस पा ली थी। तो इसमें इतना ही है आपका व्हाट इज द मेंडलीव पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या था। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान रखना है आपने। पहला आपने देना है कि मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ क्या था, किस बेस पे क्लासिफिकेशन किया था उसने, और कुछ चीज़ें, ये वाली चीज़ें प्रिडिक्शन जो एलिमेंट की दी थी उसने कौन कौन सी दी थी। ये 3 ज़्यादा इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो यहाँ पूछी जाती है। यही चीज़ें पूछी जाती हैं। मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ, उसका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया था जो हम देख चुके थोड़ी देर पहले, और एक चीज़ और दैट इज प्रिडिक्शन किस किस एलिमेंट की दी थी और उसको बाद में क्या बोला गया। एक सिलिकॉन का जर्मेनियम, एक बोरॉन को स्कैंडियम, एक एल्यूमिनियम को गैलियम बोला गया। तो इसमें आज इतना ही। अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेंडलीव की इस क्लासिफिकेशन की, इस पीरियोडिक टेबल की क्या क्या अचीवमेंट थी, क्या अच्छा है इसके अंदर, और क्या क्या इसकी लिमिटेशंस हैं। तो तब तक के लिए
Thank you.